विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जनसंख्या से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने नगरीकरण, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व से संबंधित बातों की चर्चा कर ली थी। आज उसी क्रम में जनसंख्या संरचना से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसके बिना जनसंख्या विकसित नहीं हो सकती या जिसके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। और वो महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह है साक्षरता। आज हम साक्षरता से संबंधित बातों पर ही चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये बताना आवश्यक है कि साक्षरता मानव विकास के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है। जिस तरह व्यक्ति को विकसित होने के लिए आमदनी की आवश्यकता होती है, यानी रुपए की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता होती है, उसी तरह व्यक्ति के लिए शिक्षा भी जरूरी है। जिस तरह स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास में सहायता पहुंचाता है, उसी तरह शिक्षा भी व्यक्ति के विकास में सहायक सिद्ध होती है। तो साक्षरता एक महत्वपूर्ण व आवश्यक तत्व है मानव के विकास में सहायता पहुंचाने के लिए। तो आइए आज चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं साक्षरता। साक्षरता अर्थात किसी क्षेत्र में साक्षर व्यक्तियों की संख्या। इस साक्षरता से पहले साक्षरता दर को पढ़ना जरूरी होगा। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या पर शिक्षित व्यक्तियों की संख्या साक्षरता दर कहलाती है। किसी क्षेत्र में 100 व्यक्ति यदि निवास कर रहे हैं और उसमें से 50 व्यक्ति शिक्षित है, साक्षर है, तो वहां की साक्षरता दर 50% होगी। लेकिन सवाल अभी उठता है कि आखिर किस व्यक्ति को साक्षर कहा जाना चाहिए? कौन सा व्यक्ति शिक्षित कहलाएगा? तो यहां साक्षरता या साक्षर या शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति उच्च योग्यता हासिल किए होना चाहिए, उच्च डिग्रियां उसके पास होनी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साक्षर का मतलब सरकार ने तय किया है कि 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी बालक या व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, वह साक्षर। साक्षर अर्थात 7 वर्ष या इससे अधिक आयु
का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, वह समझ सकता है, साक्षर कहलाता है। सरकार ने एक परिभाषा तय की है, एक क्राइटेरिया तय किया है कि 7 वर्ष या इससे अधिक का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, वो प्रत्येक व्यक्ति साक्षर कहलाता है। आज हमारे देश की साक्षरता दर कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी हमारे देश की स्थिति साक्षरता के मामले में कोई विशेष दिखाई नहीं देती। 2011 की जनगणना के अनुसार जहां साक्षरता दर 74.04% थी, तो वर्तमान कुछ लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक अनुमान है ये साक्षरता दर 77% हुई है। यानी देखा जाए तो साक्षरता दर बढ़ रही है, लेकिन आज भी देश की लगभग 23% आबादी अशिक्षित है, निरक्षर है, जो अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति है। जापान जैसा देश जो 1945 में बर्बाद हो चुका था, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, तो उस समय ये देश बर्बादी की राह पर था। 1945 के बाद जापान ने अपना विकास किया और आज जापान की साक्षरता दर 100% है, 100%। वहीं हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। 1947 के बाद हमारे देश ने विकास करना शुरू किया और आज भी हमारे देश की साक्षरता 77% पर ही है, यानी आज भी हम विकास के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। जापान जैसे देश हमसे काफी आगे हैं और न सिर्फ शिक्षा के मामले में बल्कि तमाम अन्य बातों में जापान जैसे देश भारत से काफी आगे दिखाई देते हैं। तो साक्षरता के मामले में हमारा कोई रिकॉर्ड बेहतर नहीं, हाँ, लेकिन संतुष्टि इस बात की है, हम इस बात का सब्र कर सकते हैं कि साक्षरता बढ़ रही है, साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है, चाहे धीमी गति से ही सही, लेकिन वृद्धि हो रही है। एक समय तो ऐसा आएगा, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद, जब हमारे देश की साक्षरता दर भी कैसी होगी, 100% होगी, लेकिन शायद उस आंकड़े को प्राप्त करने में अभी हमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार प्रयास कर रही है, कई योजनाएं चला रही है, लेकिन फिर भी साक्षरता के मामले में हम पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। तो आखिर क्या है वो कारण जिसके तहत हम आज भी पीछे हैं, या वो कौन से तत्व हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं, या वो कौन से कारण हैं जिनसे किसी देश की साक्षरता बढ़ती है या घटती है? तो आइए चर्चा करते हैं साक्षरता से संबंधित अगले टॉपिक की, जो आता है कि साक्षरता दर को
प्रभावित करने वाले कारक कि अर्थात साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता। साक्षरता दर के बढ़ने या घटने में शैक्षणिक सुविधाओं का विशेष योगदान है। जिस क्षेत्र में शिक्षण की सुविधाएं मौजूद हैं, जिस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के साधन उपलब्ध हैं, वहां की साक्षरता भी अधिक देखने को मिलती है। जबकि वे क्षेत्र जहां शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है, जहां विद्यालय नहीं है, जहां पुस्तकें नहीं है, जहां शिक्षक नहीं है, ऐसे क्षेत्रों की साक्षरता दर निम्नतम बनी रहती है। तो शैक्षणिक सुविधाएं जितनी ज्यादा बेहतर होंगी, शैक्षणिक सुविधाएं जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, लोगों तक जितना अधिक प्रसार होगा, शिक्षा के स्तर में, साक्षरता दर में उतनी ही अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरा कारण आता है गरीबी। एक परिवार जो निर्धन है, जिसके पास भोजन के लिए पर्याप्त धन नहीं है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है, ऐसा व्यक्ति शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी पहली और मूलभूत प्राथमिकता और आवश्यकता यह होगी कि वह अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था करे। वह व्यक्ति अपने बालकों को पढ़ाने के लिए सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में ये विचार आएगा कि बालक को पढ़ाने में जो किताबें, कॉपियां लाने में जो खर्चा होगा, विद्यालय भेजने में जो खर्चा आएगा, उस खर्चे से वह अपने 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था करेगा। क्योंकि मानव के लिए मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। शिक्षा नहीं है, व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है, लेकिन भोजन नहीं तो व्यक्ति कुछ दिनों के अंतराल में ही मौत का शिकार हो सकता है। तो ऐसे में गरीबी सबसे बड़ा मुख्य कारण माना जाता है। यदि व्यक्ति गरीब है, और गरीब का मतलब वो नहीं, गरीब भी 2 प्रकार के होते हैं। एक गरीब जो अपनी आवश्यकताएं तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन समाज के सामने वह गरीब है, और एक गरीब वह गरीब है जिसके पास 2 वक्त के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। असल गरीब वे गरीब है, और ऐसे गरीब व्यक्ति कभी भी शिक्षा के प्रति उन्मुख नहीं हो सकते। तो एक व्यक्ति यदि गरीब है तो शिक्षा का स्तर कमजोर होगा, और यदि व्यक्ति गरीब नहीं है तो शिक्षा का स्तर भी अधिक रहेगा। वही नंबर 3, अर्थव्यवस्था का प्रसार, जो गरीबी से ही संबंधित है। यदि व्यक्ति की आय अधिक है, व्यक्ति की आमदनी बेहतर है, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहतर उपाय किए जा सकेंगे, और यदि आमदनी बेहतर नहीं है तो फिर शिक्षा का प्रसार भी बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो स्त्रियों की निम्न स्थिति
आज भी हमारे देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम देखने को मिलती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के परिवार में बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाती। आज भी व्यक्ति की सोच ये बनी हुई है कि लड़की शिक्षा प्राप्त करके क्या करेगी, उसे दूसरे घर जाना है, चूल्हा चौका करना है, अपने परिवार को संभालना है। इसी मानसिकता के कारण आज भी ग्रामीण क्षेत्र के कई परिवार अपनी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। ऐसे में बालिका साक्षरता दर बालक साक्षरता दर से कम बनी रहती है, यानी महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से काफी कम है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे देखने को मिले हैं जहां पुरुष साक्षरता दर 82% तक है, तो वही महिला साक्षरता दर सिर्फ 56% ही देखने को मिलती है। तो आप दोनों में कितना डिफरेंस है, इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। तो स्त्रियों की निम्न स्थिति भी इसके लिए एक उत्तरदायी कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त परिवहन में संचार की सुविधा भी इसमें अपने लिए मुख्य जिम्मेदार है। परिवहन सुविधाओं के तहत विद्यालय तक आने और जाने के लिए अगर पर्याप्त साधन मौजूद हैं तो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा और शिक्षा ही नहीं उच्च शिक्षा तक प्राप्त कर सकता है। लेकिन किसी क्षेत्र में यदि विद्यालय दूर है, शिक्षा के केंद्र दूर है और परिवहन के साधन वहां मौजूद नहीं है, कई किलोमीटर दूर पैदल सफर करके जाना पड़ता है, तो शायद शिक्षा प्राप्त करने की जो रुचि है, जो जिज्ञासा है, वो स्वतः ही खत्म होती चली जाए। सोचो और कल्पना करो, आपसे ये कह दिया जाए कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना होगा। पैदल आप जाएंगे और पैदल आप आएंगे, तो क्या आप जाने के प्रति इच्छुक होंगे? शायद नहीं। एक दिन चले जाएंगे, 2 दिन चले जाएंगे, अगर नियम ये बन जाए तो शायद आप जाने का प्रयास नहीं करोगे। लेकिन अगर इतनी ही दूर जाने के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, मोटरसाइकिल, कार, बस, जीप और अन्य साधन, तो आप खुशी वहां पर जा सकेंगे। तो किसी क्षेत्र में परिवहन में संचार के साधन जितने ज्यादा विकसित होंगे, वहां की साक्षरता दर उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा जातिगत संरचना भी इसमें विशेष देखने को मिलती है। हालांकि वर्तमान में तो ये जातिगत बंधन समाप्त होते चले जा रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय में ये जातिगत बंधन बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। जब हमारे समाज में 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जहां पढ़ने का कार्य विशेषकर ब्राह्मण वर्ग के हाथ में था और शूद्र वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तो जाति संरचना भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थी साक्षरता को बढ़ाने में या घटाने में। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो एक और कारण सामने आता है, वो है नगरीकरण। जहां नगरों में शिक्षा का उच्च स्तर है, तो गांवों में शिक्षा का स्तर निम्न देखने को मिलता है। कारण है कि गांवों में ना तो शिक्षा के साधन उपलब्ध हैं और ना ही ग्रामीण लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता और रुचि है। इसीलिए लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ आते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में, नगरों के अंतर्गत साक्षरता दर अधिक देखने को मिलती है बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये कुछ कारण थे साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले
यानी आज भी हमारे देश में साक्षरता इक्वलिटी रूप में नहीं है, समान रूप में नहीं है। आवश्यकता है, सरकार को प्रयास करने चाहिए, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति साक्षर हो सके। आज के लिए इतना ही काफी है। शेष बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।